नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों से। हेडलाइंस देखते हैं। आज से नए सिरे से बीजेपी में शुरू होगा सदस्यता अभियान। मिस्ड कॉल करते ही मिलेगी बीजेपी की सदस्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे पार्टी के पहले सदस्य। अभियान को दिया गया संगठन पर्व का नाम। बहराइच में नहीं थम रहा है भेड़िए का आतंक। देर रात 3 साल की बच्ची को बनाया निशाना। वन विभाग ने कहा सतर्क रहें लोग, घरों के अंदर या छत पर ही सोएं। मुख्यमंत्री योगी ने भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में हो रही है पूछताछ। बलात्कार विरोधी कानून के लिए बंगाल में आज से विधानसभा का विशेष सत्र। वहीं पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे डॉक्टर्स कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर तक करेंगे मार्च। बीजेपी भी सरकारी कार्यालयों के सामने देगी धरना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से भारी तबाही। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। कई ट्रेन हुई रद्द। तेलंगाना में स्कूल कॉलेज बंद। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के सीएम से बात कर दिया मदद का आश्वासन। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत बाकी कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में उफान पर नदियां। कई गांवों में घुसा है बाढ़ का पानी। और पेरिस ओलंपिक्स में आज बैडमिंटन के फाइनल्स में नीतीश कुमार और सुहास यतिराज पेश करेंगे चुनौती। सुकांत कदम का कांस्य पदक मैच आज। समाचारों को देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक नहीं थम रहा। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद इनके हमले अब भी जारी हैं। कल देर रात एक भेड़िए ने एक 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं भेड़ियों के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। 3 साल के बच्ची की मौत पर बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने कहा कि 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी 2 बचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है और जल्द से जल्द पकड़ने की पूरी कोशिश जारी है। जानवर उठा लेगा। 3:35 पर लेगा। बच्चा हमारा सोवत रहा, दूध दिया पीन सोवत रहा और बच्चा हमारे तनिक आँखें लाग गए, उठा लेगा। छोटी बच्ची हमारे 6 महीना को और है, उसका रोते उठिन देखा तो ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाओ। बच्ची हमारा रोए नहीं पाइन, हमारा बच्चा खींच लिए तो ये हाथ काट लिए नट्टी काट के नोच डारिन है। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर न सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए और तेंदुए के आतंक पर चिंता जताई है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आदमखोर भेड़िए या तेंदुए द्वारा हमले किए जा रहे हैं। उन्हें हर हाल में नियंत्रित करने और पकड़ने का प्रयास किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाए जाएं। प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता पैदा करें। लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में भी बताया जाए। वन विभाग के अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करते हुए उन्होंने बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर सहित अन्य जिलों में लगाया जाए। ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। वरिष्ठ अधिकारी जिलों में कैंप करें।
जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट्स की व्यवस्था नहीं हो वहां पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की जाए। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है, लिहाजा वन्य जीवों के हमले में घायल या मरने वाले परिवारजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए। विकास, अभी तक वस्तुस्थिति है क्या, और क्या ये तय है कि केवल 6 ही वन्य जीव हैं जो कि इस वक्त खतरनाक स्थिति पैदा किए हैं, या उनकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है? देखिए, वन विभाग ने जो मैपिंग की थी उसमें 6 ही भेड़िए उनको नजर आए थे ड्रोन के द्वारा, जो उनके पास तस्वीरें कैद हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो अंतर हो रहा है इनके हमलों का 2 से 3 दिन के बाद अंतर हो रहा है। क्योंकि एक हम गांव पे हमला करते हैं, उसके बाद सुदूर किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहां पर नया शिकार अपना बनाते हैं। वैसा ही हुआ, हमने देखा था है ना, हरदी में जो घटना हुई है कल, जिसमें एक 2.5 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है, उसके बाद जब उनकी मैपिंग की जा रही है तो उससे कहीं वो आगे निकल जा रहे हैं। पूरा तराई का इलाका है ये, घाघरा का ये जंगल है वहां पर, तो भेड़ियों को भागने की पर्याप्त वहां पर जगह है। जैसे ही टीम पहुंच रही है उस जगह पर चिन्हित करने के लिए उनकी मैपिंग की जा रही है ड्रोन के द्वारा, वैसे वो आगे निकल जा रहे हैं। लोग प्रशासन की यही अपील है कि जब तक ये दोनों भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं तब तक अपने बच्चों को अकेला न छोड़ें, बाहर मत सोएं। ये जो भी घटनाएं हो रही हैं वो ज्यादातर वही घटनाएं इनमें है जो लोग घर के बाहर थे, जब बाहर सो रहे थे। ये हमला आमतौर पे रात को ही कर रहा है ये भेड़ियों का जो झुंड, जो 2 लोगों का बचा हुआ है। इससे पहले 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। इन 2 की पकड़ने के लिए लगभग 22 टीमें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह में है ये पूरा मामला। पूरा ऑपरेशन भेड़िया ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर आला अधिकारी वन विभाग के मौजूद हैं। तमाम सारे विभागों के साथ सामंजस्य बनाकर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन दोनों भेड़ियों को भी पकड़ा जा सके जो आदमखोर हो चुके हैं। क्योंकि ये बारिश के सीजन के बाद वहां पर जंगल में जब ज्यादा पानी आ गया था, नदी बढ़ गई थी, उसके बाद से ये गांव के किनारे तक पहुंच गए। माना यह जा रहा है इनके स्वभाव में अचानक से परिवर्तन आ गया और ये आमतौर पर जो छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते थे वो बच्चों को अपना शिकार बनाने लगे हैं और उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसी लगातार घटनाएं आई और बीती रात भी एक घटना हुई है। अब तक काफी ज्यादा घायलों की भी संख्या काफी ज्यादा हो गई है और मरने वालों को भी संख्या हो गई है। सरकार के द्वारा मृतक परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि तो प्रदान की जा रही है, लेकिन सरकार की मंशा, पूरे प्रशासन की यही जोर है कि इन बचे 2 भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्योंकि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि बाकी भेड़िए हैं या नहीं है तो जो अटैक कर रहे हैं ये उन्हीं झुंड में है जो 6 का झुंड पाया गया था या अतिरिक्त है। इन सब के लिए जो है अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह, क्योंकि जिस जगह हमला किया जाता है वहां पर टीम पहुंचती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसके बाद वो कहीं अगले दूसरे गांव पर जाकर अटैक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वो पूरा इलाका जंगली इलाका है वहां पर, इसीलिए उनको पकड़ने में देरी हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों की टीम अब वहां पहुंच चुकी है और माना यह जा रहा है जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ा जाएगा। इससे पहले भी हालात ऐसे एक बार आ गए थे कि दिन में 11 बजे 2 दिन पूर्व की उन तक टीम पहुंच गई थी, लेकिन वो किसी तरीके से भाग गए और पकड़ में नहीं आए वन विभाग की टीम के द्वारा। तो प्रशासन की मंशा यही है कि इन दोनों नरभक्षी भेड़ियों, आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए और उस क्षेत्र में फिर से जो है सामान्य बहाली हो सके, आम जनजीवन बहाल हो सके। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और बच्चों पे अटैक कर रहे हैं, इससे चिंता का कारण बढ़ा दिया है। और लोगों से सबसे बड़ी अपील है कि लोग अभी भी ये नहीं कर रहे हैं कि घर के अंदर रहें, लोग बाहर रह रहे हैं। क्योंकि जिन गांवों पर अलर्ट नहीं रहता है वहां पर लोग बाहर सोते हैं, अचानक से उस गांव में आ जाते हैं जहां ये वारदात नहीं होती है, नया गांव वो चिन्हित कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रशासन के लिए दिक्कत हो रही है कि हर बार वो नया गांव चिन्हित कर रहे हैं। अब उसी आधार पर वन विभाग ने अपनी प्लानिंग बनाई है और उसके आगे के इलाकों पर भी अपनी टीम एडवांस में भेज दी है कि जल्द से जल्द अगर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उधर से उनको पकड़ा जा सके। जी अजय। विकास, कितने गांव हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं? कोई ऐसा अनुमान? कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसका कोई सामान्य हल दिख नहीं रहा है और 6 की संख्या वो शायद ज़्यादा भी हो सकती है। कितने इलाके या कितने गांव प्रभावित माने जा रहे हैं इसमें? ये मैसी का इलाका है, इसके आसपास के पूरे जितने गांव हैं, लगभग 75 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है। यहाँ पर आसपास जो गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, उन पर माना जा रहा है कि जहां पहुंचेंगे वहां पर भी अटैक कर सकते हैं। वहां पर के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
क्योंकि ऐसी घटनाएं अन्य जगहों से भी कुछ सुनने में आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस चीज का जिक्र भी किया था कि कुछ रामपुर में आई थी जहां पर तेंदुआ पकड़ा गया था, या बिजनौर में घटना हुई थी, या सीतापुर में एक घटना हुई थी, ये प्रमाणित नहीं हो पाया था कि वो भेड़िया ही है, क्योंकि कोई और जानवर हो सकता है, जंगली शिकार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बाकायदा इनको ड्रोन के द्वारा मैपिंग करके इनको पहचाना जा चुका है। ये 6 भेड़ियों का झुंड था, जिनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 के पकड़े जाने के लिए टीम प्रयासरत है। आला अधिकारी मौके पर वहां पर और इनको पकड़े जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इन 2 भेड़ियों को पहले पकड़ा जा सके। अगर उसके बाद ऐसी कोई घटना या किसी की नजर में कोई आ रहा है, कोई ऐसा जानवर आ रहा है, तो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई वन विभाग तय करेगा। लेकिन क्या इसका कोई कारण पता चल पाया है? कोई ऐसी घटना पहले भी हो चुकी हो जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो क्यों बढ़ रही हैं? अचानक से ये परेशानी क्यों हुई कि 40 से ज़्यादा हमले, 10 से ज़्यादा मौत? ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला है और ये और भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके पीछे की कुछ वजहें क्या वन अधिकारी बता पा रहे हैं आप? मुझे लगता है आपने शायद वन्य विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी बातचीत की थी। कुछ इस पर अध्ययन हो रहा है? जी, उनका यही कहना है, चूंकि भीड़ बारिश के बाद जब आप जंगल के अंदर ये रहते हैं, वहां पर काफी ज्यादा जल भराव जब हो गया, उसके कारण ये लोग थोड़ा सा बाहरी इलाकों में आ गए। बाहरी इलाकों में इनको छुपने के लिए आसपास गन्ने के खेत पूरे इलाके में मौजूद है, क्योंकि उस तराई बेल्ट में गन्ने की खेती काफी ज्यादा होती है। गन्ने के खेत इतने घने होते हैं कि उनपे इनको छुपने की जगह आसानी से मिल जाती है। मौसम का परिवर्तन कहें या इनके स्वभाव का परिवर्तन, क्योंकि भेड़ियों का कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है कि ऐसे आमतौर पर देखा जाए तो सामान्य तरीके से ही रहता है, लेकिन कब वो उग्र हो जाए इस बात का अंदेशा नहीं रहता है। अचानक से आमतौर पर वो तो शिकार छोटे जानवर, छोटी बकरी या आमतौर पर जंगली छोटे जानवरों को भी बनाता है, लेकिन मानव पे अटैक कम करता है। लेकिन उसके स्वभाव में कब परिवर्तन आ जाए, कब वो हिंसक हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है इन जंगली जानवरों को लेकर। उसी के मद्देनजर माना यह जा रहा है कि कुछ इनके अंदर कुछ परिवर्तन स्वभाव में आया है और ये अब मानव पर भी अटैक करने लगे हैं। खासतौर से बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और बुजुर्गों को शिकार बनाते हैं। क्योंकि आम लोग जो होते हैं वो लोग जो है कह रहे हैं अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और बुजुर्ग आमतौर पे जो हैं, जो कमजोर रहते हैं, इनको ये सबसे पहले अपना शिकार बना रहे हैं। और खासतौर से जो संख्या हमने देखी सबसे ज्यादा जिन पर अटैक किया है इन भेड़ियों ने, वो बच्चे ही सबसे पहले उनको शिकार बना रहा है। इसीलिए बोला गया है कि बच्चों को कहा खास तौर से बिल्कुल अकेला बिल्कुल न छोड़ें। आप निकले वहां पर तो झुंड के साथ निकले, अकेले में ना निकले। ये भी वहां पर अपील लोगों से की जा रही है। प्रशासन लोगों को समझा रहा है कि जब तक ये दोनों भेड़िए ना पकड़े जाएं तब तक आप लोग एहतियात बरत के रखें। कुछ ही समय में जल्द से जल्द ये दोनों भेड़िए पकड़ लिए जाएंगे। कुछ ही समय की बात है। इस समय को जो है कह रहे हैं थोड़ा आपको एहतियात बरतने की जरूरत है और अकेले बिल्कुल ही ना निकले और बच्चों को बिल्कुल भी अकेले न छोड़ें और घर के बाहर तो बिल्कुल ही न सोएं। ये लगातार अपील कर रहा है प्रशासन लोगों से। लेकिन कुछ प्रशासन को ऐसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है विकास की, उनको बाहर से एक्सपर्ट बुलाना पड़े, उनको इस पूरी परिस्थिति को समझने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े। मैं बताया कि थर्मल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो प्रशासन की क्या कोशिश है कि कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत हो रही हो उनकी मदद लेने के लिए? देखिए, पर्याप्त तकनीक का प्रयोग कर रहा है प्रशासन, क्योंकि वहां पर आला अधिकारी और जानवरों से जुड़े विशेषज्ञ भी वहां पर मौजूद हैं। वहां पर किस तरीके से किन चीजों की जरूरत है वो वहां पर संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। जैसा कि जिस चीज का आपने जिक्र किया कि थर्मल ड्रोन वो तकनीक होती है जब ये हवा पे आमतौर पर नॉर्मल ड्रोन उड़ता है तो जब छाया आ जाती है तो नीचे की चीज वो पहचान नहीं पाता है, लेकिन थर्मल ड्रोन आहट और चिन्हों को भी पहचान सकता है कि वहां पर कोई चीज मौजूद है। उसी तकनीक का प्रयोग करके इन भेड़ियों के पीछे प्रयासरत हैं और इसी का मद्देनजर जो सफलता मिली थी, 4 भेड़िए जो पकड़े गए थे इसी की मदद से मिले थे। अब चूंकि ये काफी तेजी में ये दोनों भेड़िए अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, गांव दर गांव आगे बढ़ रहे हैं। कल जैसा कि एक जगह पाया गया था कि एक विशेष टापू पर ये मौजूद थे, जब तक वहां टीम पहुंचती है वहां से और आगे बढ़ जाते हैं ये भेड़िए। तो अब ये इसी के मद्देनजर वो लोग अपनी एक प्लानिंग करके इनको पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं और माना किया जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों भेड़िए पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि इनको पकड़ने के लिए विशेषज्ञों की टीम वहां पर मौजूद है जो जल्द से जल्द इनको पकड़ेगी। विकास, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे दर्शकों के साथ बहुत शुक्रिया आपका। आप इस खबर पर निगाह बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दिल्ली से है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के वाटला हाउस स्थित घर पर
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे मारे जा रहे हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक टीम जब अमानतुल्लाह के घर पहुंची तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो उनके फ्लैट के बाहर बिल्डिंग की सीढ़ियों पर खड़े थे। ईडी टीम उनके घर पर वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर के सवाल जवाब करने पहुंची। बाटला हाउस से इस घर पर पहुंची एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम और वक्फ बोर्ड से जुड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसके मामले में उनसे पूछताछ के लिए पहुंची है। छापे से पहले अमानतुल्लाह ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि मुझे गिरफ्तार करने आई है ईडी। सुबह सुबह 7 बजे ईडी वाले मेरे घर पर हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के ओखला स्थित घर पर पहुंचे हैं। वीडियो में विधायक ने भी कहा कि ईडी उन्हें बीते 2 साल से परेशान कर रही है, जबकि ईडी का कहना है कि खान से अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपनी भूमिका को गवाहों से आरोपी में बदल दिया है। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि वे उनके खिलाफ जांच पूरी ही नहीं कर पाए क्योंकि वो एजेंसी के सामने पेश ही नहीं हुए। आरोप है कि 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया। यह भी आरोप है कि खान के अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 32 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया। नीरज सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, क्या मामला है और अभी तक क्या गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? अमानतुल्लाह खान साहब तो ये कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि ईडी की टीम पहुंच चुकी है। देखिए, ईडी की टीम पहुंची है और दिल्ली वक्फ बोर्ड में ईडी की टीम जो जांच है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वो कर रही है। आप देखें, इससे पहले भी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है 2022 में उन्होंने कार्रवाई की थी। अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगी को यहाँ छापा मारा था। 24 लाख रुपए की जो रकम है वो बरामद भी की थी। इसके अलावा कई सारे जो साक्ष्य हैं वो बरामद किए थे। 2 हथियार भी बरामद किए थे जो गैर लाइसेंसी थे। इसके अलावा सीबीआई ने भी इसमें मामले में जो केस है वो रजिस्टर्ड किया है, जांच की है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है और ईडी उसी जांच के तहत आज अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची थी। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने जिस तरह का व्यवहार किया है, ईडी की टीम को घर के अंदर नहीं आने दिया गया, जबकि इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने बार बार अमानतुल्लाह खान से ये कहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, लेकिन अमानतुल्लाह खान लगातार कोई ना कोई बहाने बनाते रहे। इस बार भी उन्होंने बहाना बनाया है कि ईडी की टीम उनको सुबह 7 बजे गिरफ्तार करने के लिए आई है, लेकिन ईडी के द्वारा ये कहा गया था कि वो सिर्फ जांच करने और अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बात करें, इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ईडी उनको गिरफ्तार करना चाह रही है। आप देखें, इससे पहले भी मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह इस तरह के आरोप जांच एजेंसियों पर लगाते रहे हैं। ये कोई नया आरोप नहीं है और अमानतुल्लाह खान कोई दूध के धुले नहीं है। उनके ऊपर तमाम तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई सारे जो आम लोग हैं उन्होंने इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए। महिलाओं ने अभद्रता का जो आरोप है वो अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगाया है। आप जांच में शामिल नहीं होंगे और जब जांच अधिकारी आपके घर पहुंचेंगे तो आप इस तरह के बयान देंगे, निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। और ईडी का ये कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के में रहते हुए 32 लोगों को अवैध तरीके से नियुक्त किया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का निजी जो प्रयोग है वो किया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस तरीके से इस्तेमाल किया है, उसमें किराए को लेकर जो वक्फ बोर्ड का नियम नहीं कहता था। लेकिन अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं होना चाहते और अमानतुल्लाह खान लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जब अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस और इसके अलावा तमाम जो एजेंसी के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और ईडी के जो टीम है, ईडी के जो अधिकारी हैं, 6 से 7 लोग हैं, वो अभी भी इस समय वहां पर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि अमानतुल्लाह खान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और ईडी के सवालों के जवाब दें। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अमानतुल्लाह खान नीरज विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार पहले तो वीडियो जारी करते हैं, फिर उनके राजनीतिक दल की तरफ से उनका समर्थन चालू हो जाता है। मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं के बयान भी आ चुके हैं सोशल मीडिया पर। अब ये कह रहे हैं कि हमारी सास या उनके जो और भी कुछ लोग हैं वो कैंसर की मरीज हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। ये क्या वाकई केवल विक्टिम कार्ड खेलना हुआ या फिर इसके पीछे भी केवल राजनीति ही की जा रही है अमानतुल्लाह खान की तरफ से भी? हालांकि वो आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। देखिए, अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह के मौके का प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। आपने देखा होगा संजय सिंह को भी, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को भी और आपने देखा भी होगा मनीष सिसोदिया को भी कि किस तरीके से वो अपने आप को खुद क्लीन चिट दे देते हैं। जांच उनके खिलाफ चल रही है, एजेंसियां जांच कर रही हैं और किसी भी मामले में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया। लेकिन कई बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला,
कई बार मनीष सिसोदिया कहते हैं कि उनके खिलाफ शराब घोटाले में कोई भी आरोप नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, पैसे का कोई ट्रेल नहीं है। आप देखें कि अदालत के सामने इतने लंबे चौड़े सबूत जांच एजेंसियों के द्वारा पेश किए गए और अदालत के द्वारा भी ये माना गया कि मनीष सिसोदिया के ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं। इसी तरह की स्थिति अमातुल्लाह खान की है। अमातुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं होना चाहते, ईडी के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, और जब ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए तो इस तरह का राजनीतिक जो प्रयोग है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। अमातुल्लाह खान को ईडी के सवालों के जवाब देने चाहिए। अगर उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, अगर उन्होंने कोई करप्शन का काम नहीं किया है, तो आखिर डर किस बात का है कि आप ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे और ना ईडी के सम्मानों का जवाब दे रहे हैं और ना आप ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये राजनीतिक प्रयोग है अमातुल्लाह खान के द्वारा, और लेकिन ईडी का ये कहना है कि वो जांच कर रही है और जब भी जरूरत होगी अमातुल्लाह खान को बुलाया जाएगा। अगर अमातुल्लाह खान नहीं आएंगे तो ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंचेंगे। नीरज, आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी अपने आप को एक ऐसे राजनीतिक दल के तौर पर शुरू में पेश कर रही थी कि वो न्याय के साथ खड़े हुए हैं और वो किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। बहुत सारे नाम उन्होंने दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था, मुझे याद आता है एक बयान में, कि अगर पुलिस उनके साथ हो तो वो सभी को जेल भेज देंगे और कोई भी बचेगा नहीं इस देश में। इस तरह के जो लोग बातें करते हैं, जब उनके खुद के साथ जो जांच की एजेंसीज होती हैं उनके साथ वो क्यों सहयोग नहीं करते हैं? और इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? हालांकि अब खबर आ रही है कि उन्होंने घर में आने दिया, वो कह रहे हैं हमारी सास को कैंसर है, आप गारंटी लीजिए कि आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मेरी सास मरेगी नहीं। इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा करने के पीछे क्या खेल हो सकता है? देखिए, खेल सीधा सीधा है कि राजनीतिक लाभ लेने की पूरा प्रयास करना आम आदमी पार्टी के द्वारा। आप देखें कि ये पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर ये सत्ता में आई थी। यही वो पार्टी है जो आम आदमी के लोगों के हित की बात करती थी। यही वो पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाती थी और ये कहती थी कि किस तरीके से कांग्रेस ने करप्शन किया है। और आज यही पार्टी कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाते हुए खड़ी हो जाती है, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। आप देखें कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो कोर्ट में केस है वो लड़ते हैं। तो ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, और ये कोई पहला आरोप नहीं है। आप देखें, आम आदमी पार्टी की एक लंबी लिस्ट है, तमाम विधायकों की लिस्ट है। आपने देखा होगा कि किस तरह से राशन कार्ड बनवाने के लिए महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी जो भूमिका है और साउथ लॉबी से किस तरह से पैसा लिया और गोवा में उस पैसे का और पंजाब में उस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल किया गया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने 8 से 10 अपने मोबाइल फोन को तोड़ दिया ताकि जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। आपने देखा होगा कि किस तरह से संजय सिंह ने तमाम जो मिडिल मैन है उनकी जो मुलाकात है वो मनीष सिसोदिया से करवाई थी। आपने सत्येंद्र जैन का नाम है वो भी सुना होगा जो इस समय जेल में है, और सत्येंद्र जैन ने जब स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में करप्शन का खेल खेला, किस तरीके से जो डमी कंपनियां थी उनसे पैसा लेके दिल्ली के अंदर जमीनें खरीदी। ये तमाम आरोप हैं इनके ऊपर और इनको कम से कम ईमानदारी की बात नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, जिस राजनीति की दुहाई देके ये सत्ता में आए और आज उसी तरह की राजनीति में ये शामिल हैं, करप्शन के खेल में शामिल हैं। अब जांच एजेंसियों में इनको जांच का सामना करना पड़ेगा, जांच एजेंसियों के सवालों के जवाब देने होंगे। ये इस तरह के गोलमोल बातें करके जांच एजेंसियों से बच नहीं सकते। ये पूरी तरीके से करप्शन में डूबे हुए हैं और जो हमारी जांच एजेंसी है वो अपना जो कानूनी काम है वो करेंगी और इनको जो सजा दिलाने का काम है, अगर इन्होंने करप्शन किया है तो निश्चित तौर पर वो पूरा किया जाएगा। नीरज, एक छोटा सा सवाल कि क्या ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है या सिर्फ उनसे केवल पूछताछ करनी है और गिरफ्तारी का ये लोग बहाना बना रहे हैं? देखिए, ईडी की टीम उनसे पूछताछ करना चाहती है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, अगर अमातुल्लाह खान ईडी के सवालों के जवाब नहीं देंगे, अगर अमातुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े ईडी के जो तमाम सवालों की फेहरिस्त है उनके जवाब नहीं देंगे और ना ये बताएंगे कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने पैसा जब्त किया था, जो हथियार इनके पास 2 अवैध तरीके से जब्त हुए थे, 32 लोगों की जिस तरीके से नियुक्ति की गई, उनको वेतन दिया गया, अगर इन तमाम सवालों के जवाब नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर ईडी की टीम सख्त कदम उठा सकती है, इनको गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि ईडी के पास ये राइट है कि अगर आप उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे तो वो सख्त कदम उठा सकती है। लेकिन ईडी का भी ये कहना है कि वो पूछताछ करना चाहती है। अगर अमातुल्लाह खान सहयोग करेंगे तो ईडी की टीम पूछताछ करेगी, अगर सहयोग नहीं करेंगे तो दूसरे कदम ईडी की टीम उठा सकती है। बहुत धन्यवाद नीरज, इस तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और बीजेपी आज नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री को पहला सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किए जाने के बाद से ही फ़ोन नंबर 88000020 और 24 पर मिस्ड कॉल करके लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन की योजना के अनुसार कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिक सदस्य बनाने के लिए सदस्य अभियान का पहला चरण 2 से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। और बीजेपी के सदस्यता अभियान से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की एक कार्यशाला का वाराणसी में आयोजन किया गया। इसमें दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट शामिल हुए। उन सांसद से बात की हमारे संवाददाता ने। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का एक कार्यशाला है और जिसके मुख्य अतिथि हैं दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट जी, जो महामंत्री भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजयुमो के। काशी में कार्यशाला कर रहे हैं आप लोग, क्या संदेश देना चाहते हैं? हर छठे साल में हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनते हैं और इससे एक बात आप स्पष्ट समझ सकते हैं, यानी हर 5वीं छठे साल बाद हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा अधिकार है कि अगर हमारी पार्टी संगठन अच्छे लगे तो हम दोबारा उसके सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके पहले सदस्य बनने के बाद ही शुरू हो रही है और देश भर में पहले फेज में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का ये एक लक्ष्य रखा है। और उत्तर प्रदेश में खास करके हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक ये संकल्प लिया है कि तमाम युवाओं को, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हो, चाहे बॉर्डर के लगते हुए इलाके हो, और हर एक युवाओं तक पहुंचेंगे, हर गांव तक पहुंचेंगे, हर उस समाज तक पहुंचेंगे। ये हमने एक लक्ष्य रखा है। युवाओं के लिए आप क्या निर्देश करेंगे या संदेश देंगे? देखिए, ये युवाओं के लिए ही निर्देश और संदेश के लिए कार्यशाला थी कि हमारी पूरी जो है ये जो योजना चलेगी करीब 2.5 से 3 महीने, वो किस तरह से होगी और युवाओं को क्या क्या काम करने हैं उसी को लेकर के कार्यशाला हुई। ये कार्यशाला जो है वो युवाओं को निर्देश और संदेश देने के लिए ही है कि 2.5 महीने तक चलेगी जो सदस्यता अभियान, उनमें उनको क्या क्या करना है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बाद अब केरल कांग्रेस पार्टी से भी यौन उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल केरल कांग्रेस की नेता सिमीरोज बेलजॉन ने पार्टी में कास्टिंग काउच जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की बात कही है। उनकी इस टिप्पणी के बाद वहां सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। महिला नेता की इस बात का संज्ञान लेकर के कार्रवाई करने के बजाय प्रदेश इकाई के शीर्ष नेतृत्व में सिमीरोज के खिलाफ ही कार्रवाई करते हुए उन्हें अब पार्टी से निष्कासित कर दिया है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एम लिजू ने उनके खिलाफ की गई इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिमीरोज बेलजॉन ने कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों के साथ मिलकर के कांग्रेस आंदोलन में लाखों महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से परेशान करने और बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर अपने जवाब में सिमीरोज बेलजॉन ने कोच्चि में कांग्रेस नेता वीडी सतीसन पर निशाना साधा। सिमीरोज ने कहा कि जिन महिलाओं में गौरव और गरिमा बची है वे इस पार्टी में काम नहीं कर सकती। जिसने कुछ समय तक पार्टी के लिए संघर्ष किया उसे निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा का विशेष सत्र शुरू किया गया है। 2 दिन के इस सत्र में रेप के दोषियों को सख्त और जल्द सजा दिलाने से संबंधित एक संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा। दरअसल कोलकाता के सरकारी आरजी के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ममता सरकार बुरी तरह से दबाव में है। चौतरफा उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि संशोधित विधेयक में ये प्रावधान होगा कि रेप के दोषियों को 10 दिनों के अंदर सजा मिल जाए। बीजेपी का इस बिल का पूरा समर्थन होगा। विधेयक पेश किए जाने के बाद मंजूरी के लिए राजभवन को भेजा जाएगा। रही बात विरोध प्रदर्शन की, तो कोलकाता रेप मर्डर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स नगर आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर के आज कोलकाता पुलिस मुख्यालय पर मार्च करेंगे। डॉक्टर्स के अनुसार वो वही व्यक्ति हैं जिसने महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सबूतों को नष्ट करने की भयावह साजिश का नेतृत्व किया।
बीजेपी की बंगाल इकाई भी आज पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। इससे पहले कोलकाता के नागरिक समाज ने न्याय की मांग को लेकर के रात भर सुबह 4 बजे तक प्रदर्शन किया। और कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में धरने पर बैठी महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना भी सामने आई है। दरअसल रविवार देर शाम को नशे में धुत एक युवक ने इन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। घटनास्थल पर एकत्रित लोगों में जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों सहित चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिनिधि, समाजसेवी और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक नशे की हालत में वो युवक धरना प्रदर्शन के मंच के पास आया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उसने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि उसे तुरंत स्वयंसेवकों ने पकड़ लिया और कोलकाता पुलिस को सौंप दिया। आरोपी युवक को पहले पास के पुलिस बूथ पर ले जाया गया और फिर उसे वहां पास के पुलिस थाने में ले जाया गया। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की जमानत के खिलाफ दायर ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सायन कोलकाता रेप हत्याकांड केस में न्याय की मांग करने वाले नवन्ना मार्च के आयोजकों में से एक हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी थी। इस आदेश को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बंगाल सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आड़ में लाहिड़ी ने हिंसक आंदोलन को बढ़ावा दिया था। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि इस घटना के पीछे गहरी साजिश की बात कहते हुए जमानत अर्जी का उन्होंने विरोध किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विभव के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उसे गुंडा तक कह दिया था। कोर्ट ने कहा, इस तरह के गुंडे का सीएम के बंगले पर क्या काम था? सीएम आवास कोई निजी मकान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज देश के कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका में कहा गया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसमें मंशा अवैध निर्माण हटाने से ज़्यादा लोगों को सबक सिखाने की होती है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर एक समुदाय विशेष को खास निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हत्या के आरोपी छात्र के किराए के मकान को गिराए जाने समेत दूसरे मामले भी कोर्ट में उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी अर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाने की रोक लगाने की गुहार लगाई है। उधर आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने 5 नावों और 1 हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाई मोड पर रखा है। साथ ही सभी प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष और टोल फ्री नंबर स्थापित किए गए। नोडल अधिकारियों को लगातार राहत प्रयासों की निगरानी करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। वे पहले ही कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। खाद्य सामग्रियां वितरित की जा चुकी हैं। सुबह एनटीआर जिला कलेक्ट्रेट में भी स्थिति की वो समीक्षा करते नजर आए। सीएम रात भर कलेक्ट्रेट में रुके और उन्होंने स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नज़र रखी। आंध्र प्रदेश में कई जगह बाढ़ और भारी बारिश से बुरी तरह से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। कृष्णा, एनटीआर, एलुरु, गुंटूर, बापटला और पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं। विजयवाड़ा और हैदराबाद और गुंटूर के बीच सड़क संपर्क भी टूट चुका है। और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते तेलंगाना में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फ़ोन पर बात की और हालात की जानकारी लेकर उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र की सरकार इस मुश्किल घड़ी में तेलंगाना के साथ है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर तेलंगाना में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। अमित शाह ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दरअसल राज्य के 1/3 हिस्से में इस समय बारिश का रेड अलर्ट किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूल कॉलेज आज बंद हैं। भारी बारिश के बीच 21 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। खम्मम, कामारेड्डी, निजामाबाद, सिद्दीपेट और मेडक जिले के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के चलते करीब 110 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़
कि पानी में घर डूबने के बाद सैकड़ों लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। तेलंगाना सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा और राहत अभियान के लिए युद्ध स्तर पर उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। भारी बारिश की वजह से तेलंगाना के महबूबाबाद में इटकन्ने रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक ही बह गया। रेल विभाग अब इस ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त करने में लग गया। At 418 kilometers out of 6 beaches, we have attended 5 minor beaches. The main beach we are attending right now. It is a major beach. I mean, length is around 70 meters. It will take some time. And at kilometer 432, all minor beaches of 5 members we have already attended. That side we are attending the kilometer 433 main beach now. That is around 50 meters length. So these two are the main beaches. Kilometer 433 50 meters. And kilometer 418 around 70 meters. These two main beaches we are attending right now. इस वक्त मानसून की सक्रियता के चलते देश के कई हिस्सों में भारी बारिश लगातार जारी है। महाराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात में भी बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है, जिसके चलते ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। बिहार के 19 जिलों में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में जून से लेकर के अगस्त तक कुल औसत बारिश 25% तक कम हुई है। गंगा, सोन और गंडक समेत कई नदियों का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। सीमांचल इलाके में भी नेपाल में हुई तेज बारिश से कोसी और महानंदा का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आया। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में प्रदेश सरकार पर कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा दौर में सरकार पर करीब 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक ये कर्ज करीब 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 70 लाख की आबादी वाला छोटा सा पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन इस छोटी सी आबादी वाले छोटे से राज्य में हर व्यक्ति पर औसतन करीब 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर इस वक्त करीब 90,000 करोड़ तक का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक ये बढ़कर 94,992 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वैसे तो कर्ज का प्रावधान विकास कार्यों के लिए होता है, लेकिन राज्यों में सब्सिडी और धुआंधार बंटती मुफ्त की रेवड़ियों ने आज लगभग हर राज्य को कर्ज के दलदल में फंसा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर CAG की ओर से लगातार बताया गया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। कई जगह सब्सिडी की जगह मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी से लेकर बस यात्रा जैसी तमाम ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना है। ऐसे ही कदम राज्यों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। हमारे यहाँ सैलरी, पेंशन, जो लोन हम लेते हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट, लोन की प्रिंसिपल पेमेंट पे ही लगभग 60% पैसा जो है खर्च हो जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ 30% के करीब पैसा बचता है। तो ऐसे में हम अपने डेवलपमेंट को भी जारी रखें, हमारे एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर जारी रहे। ऐसे में हमें यही 2-3 चीज़ें रह जाती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज बनाएं। राज्य सरकारों के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जा रहा है, फिर चाहे पंजाब हो या हिमाचल या फिर तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। विशेषज्ञों का मानना है कि नेताओं का जोर सत्ता पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुफ्त रेवड़ियों पर रहता है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और जरूरतें पूरी करने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। जानकार बताते हैं कि हिमाचल के संदर्भ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बागवानी, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। इसी तरह अन्य राज्यों को भी अपनी क्षमताओं को देखते हुए संसाधन जुटाने की जरूरत है।
तो सरकार जो है, कोई भी सरकार है, हमेशा से प्रयत्न करती रही कि अपने संसाधनों को बढ़ाया जाए। तो जैसे टूरिज्म के माध्यम से या अपने हाइड्रो पावर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अपने संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस वित्त वर्ष के बजट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 100 रुपए में से वेतन पर ही करीब 25% खर्च हो रहा है। इसी प्रकार वेतन और पेंशन पर भी सरकार को 100 रुपए में से 42 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा प्रदेश की जीडीपी का 4.75% होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त आयोग से उदार आर्थिक सहायता की सिफारिशों का आग्रह किया है। पूर्व वित्त सचिव KR भारती के मुताबिक राज्यों को बेवजह के खर्चों के साथ साथ लोक लुभावन घोषणाओं पर भी लगाम लगानी होगी। मंत्रियों का लाव लश्कर के साथ चलना और VIP कल्चर को कम करने की भी सलाह दी गई है। आर्थिकी के मामले में हिमाचल की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हिमाचल सरकार के मंत्रियों, CPS और निगम अध्यक्षों ने 2 महीनों तक वेतन और भत्ते फिलहाल न लेने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसमें भी विलंबित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी 2 महीनों बाद इस वेतन को और इन भत्तों को वो जरूर लेंगे। लेकिन इस तरह का फैसला प्रदेश के बहुत बड़े कर्ज में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये प्रदेश के आर्थिक संकट को कम करने की जगह उसे सिर्फ टालने जैसा होगा। यानी कि सिर्फ 2 महीनों की इस पहल से प्रदेश की आर्थिकी को कोई खास राहत मिलने के आसार नहीं है। तो आप समझें कि हिमाचल प्रदेश का अगर पूरा बजट देखें तो 58,000 करोड़ का है, लेकिन अगर कर्जा आप देखें तो 85,000 करोड़ के पार जा चुका है और इससे और भी ज़्यादा इजाफे होने की उम्मीद है। अब आप देखिए कि फ्रीवीज़ की वजह से जो लगातार प्रेशर पड़ रहा है वहाँ के इकोनॉमिक्स पर, वहाँ पर जनता के लिए ये कतई अच्छी खबर नहीं है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप इसे अच्छा नहीं कह सकते कि आज की पीढ़ी को कर्ज में डुबो दें और आने वाली पीढ़ी को भी उसके दुष्प्रभाव से बचा ना पाएँ। और राज्य सरकार को इस पर समझना होगा और शायद कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। आपको याद होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के ये सरकार सत्ता में आई थी, कांग्रेस की सरकार, लेकिन अब भी वो वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम तो छोड़िए, अब अपने अभी रिपोर्ट में देखा कि वो अभी मौजूदा सरकार के कर्मचारियों से कह रहे हैं कि आप 2 महीनों तक अपना वेतन या फिर पेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी हलचलें अब तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों से अपने हक में वोट करने की अपील कर रही हैं। भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार शर्मा ने हीरानगर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान चलाया और लोगों से संपर्क किया। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान में हर वर्ग की भागीदारी लोकतंत्र की समावेशी भावना को रेखांकित करती है। एक देश में सालों तक अपना जीवन बिताने के बाद भी मूलभूत अधिकारों से वंचित रहने का दुख इन शरणार्थियों से बेहतर कौन समझ सकता है। मतदान के अधिकार से वंचित पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने आज़ादी के बाद पहली बार मतदान का अवसर मिलने पर खुशी जताई है। अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है। और आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की विशेष प्रेस वार्ता पर, जो प्रधानमंत्री के आगामी विदेश यात्रा के बारे में। 4th of September, and after that he will travel to Singapore at the invitation of His Excellency Mr. Lawrence Wong, the Prime Minister of Singapore. And that visit will be over 4th and 5th of September. Let us take up the Brunei leg first. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei, and it coincides with the 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between our two countries this year. Some of you may recall that His Majesty Sultan Haji Hassanullah Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008. And he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012
and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. As you know, we share a very warm and friendly relationship with Brunei, and our engagements cover multiple areas such as defense, trade and investment, energy, space technology, health, capacity building, culture, and vibrant people-to-people exchanges. The Indian diaspora in Brunei is about 14,000, and they comprise a substantial number of doctors and teachers in Brunei who have earned goodwill and respect for their contributions to Brunei economy and society. We have received valuable support from Brunei in our space program. We have 3 MOUs with Brunei in this area. We have established a telemetry tracking and command station in Brunei in 2000, and this tracks and monitors all our eastward launches of satellites and satellite launch vehicles. Defense is another important pillar in our bilateral cooperation. We have an MOU on defense which was signed in 2016 and has since been renewed in 2021. It provides a framework for our collaboration that covers regular exchanges at high levels, naval and Coast Guard ship exchange visits, training and joint exercises, and participation in each other's exhibitions. We are also working towards establishing a joint working group for cooperation in the area of defense. Brunei is an important partner for India's Act East policy and our vision for the Indo-Pacific, and as we mark a decade of our Act East policy this year, the visit assumes additional significance. Brunei has been our country coordinator in ASEAN from 2012 to 2015 and played a key role in our further engagements with ASEAN and continues to do so today. Now let's move on to the visit to Singapore. Prime Minister is visiting Singapore after nearly 6 years. In fact, his last visit to Singapore was in his first term as Prime Minister, and an early visit during his third term is something that is particularly welcomed by the Singaporean side. And also this is at the time when a new leader in Singapore, in His Excellency Prime Minister Lawrence Wong, has just taken over, and this is an opportune time to set the stage for the next stage of our vibrant bilateral relationship. Our ties have evolved, and we have a dynamic strategic partnership encompassing diverse areas, from our shared history and people-to-people ties, which form an important link between us. Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework. The visit will also take place in the light of our 60th anniversary of diplomatic relations, which we are celebrating in 2025, and the 10th year of our strategic partnership with Singapore. During the recently concluded India-Singapore Ministerial Roundtable, which is a very unique forum between ministers on both sides in diverse areas, a number of new forward-looking futuristic cooperation areas were identified in digitalization, sustainability, skills, health, advanced manufacturing and connectivity. And we are likely to exchange a number of MOUs in these areas during the forthcoming visit of the Prime Minister. From the point of trade and investment also, the Prime Minister's visit to Singapore is very significant. Singapore is India's largest
trade partner in ASEAN, and it is a leading source of foreign direct investment. Singapore is India's 6th largest trade partner worldwide and the largest source of FDI during the last financial year. Investments have also been very large. Since 2000 till now, we have had cumulative FDI of about $160 billion. There will be an interaction with business leaders during Prime Minister's visit, and this will be an important element of the visit as the CEOs will be listening to India's growth story firsthand from the Prime Minister and the opportunities that it presents for them. If you have any questions, I'd be happy to seek to respond to them. Thank you. From our left here, Rishabh. Secretary, good morning. This is Rishabh from Times Now. Sir, if we can get any idea where, as you mentioned, there are 14,000 Indian diaspora members in Brunei, and Singapore also has a sizable number of Indian diaspora. Will there be any engagement with the diaspora for the Prime Minister? A, and B, are we expecting anything on semiconductors between India and Singapore, given that 10% of the semiconductor business comes from Singapore? Good morning, sir. Rishikesh from PTI. It is believed that there is a huge hydrocarbon reserve in Brunei, especially its EEZ zone. So, is there any possibility of India may sign or assist Brunei in exploration of this hydrocarbon reserve, as we did with Vietnam, I guess? Hi, sir. Siddhant from WION. So how much will there be conversation on the situation in Myanmar with the leadership in both Brunei and in Singapore? This is merely a curtain raiser, as you put it. So I will not go into specifics of the program at this stage. But to say that always, of course, diaspora and interests of diasporas are uppermost in Prime Minister's conversations and interactions when he goes abroad. So wait and watch is what I will say. On semiconductors, yes, as you know, Singapore is very well plugged into the global semiconductor ecosystem. It has experience of more than 20 years in this area. This is an area where we are very keen to get into, and already we are seeing how we can cooperate with Singapore. Singapore is already setting up facilities in India, and there will be many other areas of the semiconductor industry itself which will be discussed and cooperation moved forward during the visit. We expect the visit to really give thrust to this particular area in our cooperation. On hydrocarbons, we have been importing hydrocarbons from Brunei, and in the long run we would like to have more predictable supplies, with longer term contracts from Brunei, especially in the area of gas, in which we see that India's demand for natural gas will increase many times in the near future. So that is an opportunity for the Brunei side to lock in long-term gas supply arrangements if they wish to do so. On Myanmar, of course, as a common member of ASEAN for both Singapore and Brunei, these discussions regarding the region will, of course, come up whenever there are bilateral visits. The situation in the neighborhood and neighbors always comes up. So I expect that it will also be discussed.
So this is Ayushi Agarwal from ANI. You mentioned about the space and defense cooperation with Brunei. So when Prime Minister visits there, can we expect any major outcome when it comes to these sectors? Good morning, this is Yeshi Seli from the New Indian Express. Can you please quantify the amount of hydrocarbons that we import from Brunei as of now? And also, what was the FDI from Singapore to India in the last financial year? Sir, I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, my question is regarding the space sector. As you mentioned that there are already 3 existing MOUs in space sector between India and Brunei. Are we looking at a possibility of some big ticket announcement as Prime Minister is visiting Brunei in the space sector? And what would be the focus area for India in the space sector in Brunei? Thank you. If you could elaborate a little bit. To take the space sector first, we have ongoing cooperation with Brunei, as I mentioned, in telemetry, tracking and command. And we will take this forward. As you know, technology develops, as our requirements develop, so also the need for enhancing those capabilities in the various centers we have worldwide for our telemetry, tracking and command increase or change. So you will see that, I mean, I don't want to jump the gun here, but you will see some discussion and outcomes from that as well. But wait and watch this space. On hydrocarbons, I would say that in our bilateral trade of about $250 million odd, about 60 to 70% is comprises of hydrocarbons, which is not a very large figure at the moment. But as I said, especially in the case of natural gas, the amount could increase significantly. Yeah. So in actual terms, it's about $270 million worth of crude oil imports. Regarding the figure of FDI from Singapore, we will give you the figure in a minute. But as I said, it is the largest in the whole world last year. I hope I've covered all the questions. On the defense side, we are still in discussion with Brunei on setting up a joint working group in the area of defense. So I don't have anything specific to report at this time. Hi sir, Pia with The Print. In 2015, India and Singapore signed a strategic partnership, and now that it's almost a decade since then, can we expect the ties during this visit to be elevated to the level of a comprehensive strategic partnership? Secretary, this is Suhasini Haidar from The Hindu. I have 2 questions, if I may. One is on the 2005 SICA with Singapore and the 2009 FTA with ASEAN are both, we've been talking about reviewing them for a long while. Do you expect to see any movement on these? We know that the ASEAN-India talks in Indonesia in July kind of discussed cutting some of India's tariff concessions on things like mobiles into India and that kind of thing. But if you could give us a sense of where India and Singapore, who really lead the ASEAN talks as well, are on this review of the FTA. And the other is, since the Prime Minister is obviously embarking on this visit to Brunei because he was earlier supposed to go to Thailand for the BIMSTEC summit, do you think the BIMSTEC summit that has been put off now can be rescheduled within this calendar year? Thank you. Sir, Shruti Ranjan from Bloomberg, sir. The Singaporean Foreign Minister here, sir. The Singaporean Foreign Minister, after the round table, kind of talked about India and Singapore trying to develop common standards for digital payments, so that other countries like Malaysia and other ASEAN countries can be brought under the umbrella.
Can you give us an understanding whether talks are going to happen in this regard, and how advanced are these talks? And also, sir, we get to hear that there are 4 MOUs in the works, including on food security and stuff like that. If you could give us an understanding on that. So on the FTA, the ASEAN-India, we have a trade in goods agreement, and a review on that is underway. It has been underway for some time. We are very keen that we conclude that review by 2025. Singapore is our facilitator and coordinator for discussions on the economic aspects of our relations with ASEAN, and they play a very important role in that, and no doubt during the visit we will be impressing upon Singapore and also on Brunei on the need to move quickly on the ITIGA review process. As far as BIMSTEC is concerned, although this is not the subject for today's meeting, but we do expect the summit to be held whenever it is convenient for the hosts. On carbon standards, these are aspects which are discussed at a technical level, and although we do expect to have discussions on a broader cooperation in this area, but really the nitty-gritties of this will be tied up at the technical level. And on the MOUs, I will again ask you to watch this space, so you will not be disappointed. Some question on this. Question here? Could you repeat your question? On the yes. Again, I will say, watch this space. Abhishek. Hi, this is Abhishek. I'm a freelance journalist. My question is regarding this Singapore coming in this entire Quad scheme of things. We have been collaborating on digital connectivity and other infrastructural projects also. So will that be taken up for discussion? And also in the maritime sector domain, we have seen recent skirmishes between Chinese ships and Philippine ships. So when we talk about maritime security, Singapore happens to be a close partner. So will these issues be also taken up with the leadership of Singapore? Hi, sir. Sumita from ET Now. I have 2 questions. You've spoken about several sectors, but which will be the key sectors for India to deepen its partnership with Singapore? And second question is a follow-up one on, the semiconductor point that you raised. I understand that it might be difficult for you to delve a bit deeper, but, what is the nature of this partnership going to be on, considering that India also has a $10 billion chip subsidy scheme? We have attracted investments, major investments from the United States last year from Micron, Lam Research, and others. If you could also give us a sense of the kind of investments and expectations that India has from Singapore in this particular domain. Sir, this is Manisha Mitra, an independent journalist. In the first leg of visit from Mr. Babu in Brunei, which is known for hedge diplomacy and quite comfortable to China, would you expect any sort of announcement in the areas, in the arena of port, textile, and fertilizer? Secondly, sir, you mentioned the short-up roundtable, the ministerial roundtable. If you kindly elaborate the framework of the roundtable, how different it is, and if it's a unique template for any country. Thank you, sir. Thank you for those questions. On maritime security and safety, of course, India's position on the South China Sea. In the case of Singapore as well, it is important for them to maintain sea lines of communication that are safe, secure, free. So we have congruence of views on that, and no doubt such issues will be discussed. I can't say to what degree it will be discussed, but these are issues that that are important for all of our countries in the region, and therefore I have no doubt that they will be discussed.
On the area of semiconductors, the area of semiconductors is very wide. And we are embarking upon a relationship with Singapore, which has experience and expertise in a wide range of areas within that ecosystem of semiconductors, whether it be in semiconductor design, whether in fabrication, whether in testing, whether in manufacture of equipment that are used for fabricating semiconductors. So this entire ecosystem is what we are discussing between the two of us and how we can cooperate in that. As far as the ISMR framework is concerned, it is rather unique because we really don't have such a roundtable system with any other country where independent of a summit level interaction, we have on our side this time we had 4 ministers and on the Singaporean side 6 ministers who sat down and discussed all the new trust areas that we can identify for our bilateral cooperation in futuristic areas of cooperation. So I would say it is rather unique for us, and I don't know if that is replicated between any other two countries. Thank you. Chandrakala this side from ETV Bharat. So just a quick question. How do you see India-Singapore relations going ahead, especially with the new regime in place, and as far as China's influence in the region is concerned? Thank you. So independent of our relations with any third country, India and Singapore relations are poised for an even bigger takeoff, I think, than what it has been in the last 10-15 years or so. That is because we have now gone to the next level of identifying areas of bilateral cooperation, whether it be in food security, in renewables, in green hydrogen, in semiconductors. These are all areas where we have great complementarities, and we can really complement each other in each of them. So I see our relationship as really taking off to the next stage. And this is entirely driven by the logic of our respective situations. So for Singapore, India presents tremendous opportunities, and for us, Singapore presents us with many options regarding whether it be value chains, digital technologies, and semiconductors. So yes, I would say thank you. With that, we come to the close of this session. Thank you very much for your participation. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 तक ब्रुनई, दारुसलाम और सिंगापुर की यात्रा पर होंगे, जिसके बारे में आप ये देख रहे थे। स्पष्ट तौर पर ब्रुनई के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूती मिलने के आसार हैं। कुछ समझौते पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। साथ ही साथ सिंगापुर पर निगाह रहेगी, जहां पर अभी हाल ही में जो राउंड टेबल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कंक्लूड किया गया है, उसमें 4 क्षेत्रों के साथ साथ 2 नए क्षेत्रों को भारत और सिंगापुर ने आपसी सहयोग के लिए जोड़ा है। ये नए क्षेत्र हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सेमीकंडक्टर शामिल है, बहुत बड़ा फोकस है भारत के लिए, और दूसरा है कनेक्टिविटी। तो इन दोनों ही मोर्चों पर कुछ और भी समझौते होने की उम्मीद है। फिलहाल मेरे साथ इस खास समाचार बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब आपको थोड़ी देर बाद हम इस खबरों के सफ़र पर लिए चलेंगे। आपको बताएं कि ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि सिंगापुर कारोबारी लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आसियान क्षेत्र में देखें तो पूरे आसियान क्षेत्र के साथ हमारा जो गुड्स में जो ट्रेड है वो लगातार हो रहा है। और आगे जाते हुए हम जो सिंगापुर के साथ जो कारोबारी संबंध है, जिसमें हमने देखा कि एफडीआई जो निवेश उसमें भी लगातार बढ़ी है। अब आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, जहां पर जो सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है मिस्ड कॉल के जरिए। उसमें बहुत सारे नए लोग आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
विशेष अभियान चला रही है पार्टी सदस्यता को लेकर के। माननीय सुनील सांगवान जी को माननीय संजय कबलाना संजय कबलाना जी। लास्ट में सर्वप्रथम मेरा आग्रह होगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी से कि इन तीनों वरीय सदस्यों का अभिवादन और संबोधित करें। माननीय अरुण सिंह जी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज श्री देवेंद्र सिंह बबली जो पूर्व में मंत्री भी रहे, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। संजय कबलाना जी, ये वहाँ पे बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। उसी के साथ साथ जो आज सुनील सांगवान जी जो ज्वाइन किए हैं, आप सबको मालूम है कि आपके पिताजी श्री सतपाल सांगवान जी का जो हरियाणा में मंत्री थे, बहुत प्रतिष्ठित नाम है। आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। आज 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 13 राज्यों में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी है। ये 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उत्सुक हैं, आतुर हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने वहां पे गरीब हैं, युवा हैं, सभी के लिए अद्भुत कार्य किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 108 काम, अभी कुछ ही दिनों में वो गिना रहे थे, 108 काम जनता के पक्ष में किए हैं, जनता के लिए किए हैं। और इसी का कारण है कि आज सभी पार्टियों से लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाना चाह रहे हैं और सरकार अवश्य रूप से बनेगी। और यह सुनिश्चित है कि तीसरी बार कांग्रेस का सुपड़ा हरियाणा से साफ होने वाला है, यह सुनिश्चित है। आप सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व, उनके काम से प्रभावित होकर के पार्टी को ज्वाइन किए हैं। पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हुए आप सबने ज्वाइन किया है। आप सभी का पुनः पार्टी के मुख्यालय पे आपका स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं। और यह इस बात का संदेश है कि यहाँ केंद्रीय कार्यालय के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अभी जींद में भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं।
और उसके साथ हजारों की हजारों संख्या में युवा एक तरफ आकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके सरकार बनाने के लिए आतुर है। अवश्य रूप से 100% तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है, यह सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरियाणा के सह-प्रभारी माननीय विप्लव देव जी से आग्रह होगा, आप संबोधित करें। नीचे दबा दें और हो जैसे कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी ने आप सभी लोगों के सामने विषय को रखा है, मैं हरियाणा में काम करता हूं। आज निश्चित एक अच्छे दिन में जो सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है, उसी दिन में हमारे पार्टी में देवेंद्र बाबली जी, सुनील संगवान जी और संजय कापलाना जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दिशा और जो काम का एक नया आयाम तैयार किया, उसको देखते हुए पार्टी में ज्वाइन किया। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपके साथ बड़े मात्रा में समर्थक यहां आए हुए हैं, जो कि हरियाणा में अलग अलग जगह में सरपंच है, बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं। तो ऐसे बड़े मात्रा तो भाजपा में 3 नेता शामिल हुए हैं, देवेंद्र सिंह बबली, सुनील सांगवान और संजय काबराना। अरुण सिंह जो कि महासचिव हैं बीजेपी के, उन्होंने सदस्यता दिलाई और आपको पता है कि आज सदस्यता अभियान की भी शुरुआत हो रही है और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इन तीनों नेताओं का शामिल होना बीजेपी के लिए अच्छी खबर बताया बीजेपी के नेताओं ने। फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।